नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सह आचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम एमए फाइनल की जैव भूगोल की कक्षा में अगला जो चैप्टर ले रहे हैं इकाई फर्स्ट में से, वो है प्लांट्स कम्युनिटी इन जनरल्स या टाइप्स ऑफ प्लांट्स कम्युनिटी इन जनरल्स। तो इसमें हम दो तरह से क्लासिफिकेशन या दो तरह से इसको बांट सकते हैं। पहला आकारकीय टेक्सोनॉमिकल वर्गीकरण और दूसरा इकोलॉजिकल या पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पौधों को या पौध की जातों को हम बांट सकते हैं। तो हम पहला ले रहे हैं आकारकीय या वर्गीकी वर्गीकरण। पादपों का आकारकीय या वर्गीकी वर्गीकरण मोटे तौर पर उनकी आकृतिक भिन्नता जैसे पुष्प, पत्ती, तना एवं जड़ों में पाई जाने वाली भिन्नताओं तथा जाति के आधार के नाम पर किया जाता है। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग 1623 में प्रकाशित पुस्तक पाइनेक्स में किया गया था और इस अनुकरण करते हुए कैरेलिक्स या यूं कह लो कैलेसिस लीनियस, जिसे वर्गीकी का जनक या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, उसने इसको लिया और पौधों को 24 वर्गों में विभाजित किया। डार्विन का विकास की संकल्पना ने भी वर्गीकरण को प्रभावित किया। मानव जगत में जो वर्गीकरण होता है उसमें सबसे नीचे जाति या स्पील पाई जाती है, दूसरा वंश जेनस के अंतर्गत इसको बांटा जाता है, फिर कुल फैमिली के अंतर्गत, फिर कोटि ऑर्डर के अंतर्गत, फिर वर्ग क्लास के अंतर्गत, फिर संघ फाइलम के अंतर्गत और उसके बाद उप जगत सब किंगडम के अंतर्गत हम इसको बांट सकते हैं। और विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्षों में टेक्सोनॉमिकल वर्गीकरण के बारे में हमें बताया और ये पदानुक्रम इसी प्रकार से चलता है। और इस आकार की वर्गीकरण में हम फिर इसको दो भागों में वनस्पति जगत को उप जगत में और उप जगत में जब हम बांटते हैं तो उसको दो वर्गों में बांटते हैं, अपुष्पी पादप और पुष्पी पादप। और अपुष्पी पादप को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा जाता है। पुष्पी पादपों को अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी में बांटा जा सकता है। और उसके बाद थैलोफाइटा को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, शैवाल, कवक, 4 वर्गों में, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया और लाइकेन। और ब्रायोफाइटा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लीवरवर्ट्स और मॉजेस या मॉसेस। और इसी प्रकार अनावर्त बीजियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, साइकेड्स और कॉनिफर्स। और पुष्पी पादपों के अंतर्गत जो आवर्त बीजी हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो पहला हम बात करते हैं अपुष्पी पादप या क्रिप्टोगैमिस की। ऐसे पादप अल्प विकसित या अविकसित होते हैं, इनमें पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं, अतः ये संतति का जन्म या जनन अपने अंदर छिपे बीजाणुओं से करते हैं। इस तरह के पादपों की समस्त जनन प्रक्रिया शरीर में अंतर्निहित होती है। इनकी मानसिक या आंतरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। इन्हें 3 उप विभागों में बांटा जा सकता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। पहली हम बात करते हैं थैलोफाइटा की। ये निम्नतम श्रेणी के पौधों का समूह है। इन पादपों का शरीर अत्यंत साधारण होता है, जिसमें जड़, तना व हरी पत्तियां विकसित नहीं होती हैं। एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय पादप इस तरह के समूह में आते हैं। थैलोफाइटा समूह के 4 उप विभाग हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया और लाइकेन। ब्रायोफाइटा, इसमें थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक विकसित व उच्च श्रेणी के पादप आते हैं। इसमें जड़ों के स्थान पर मूलाभास या राइजोइड्स होते हैं जो ऑक्सीजन में सहायक होते हैं।
ये अधिकतर स्थलीय पादप होते हैं जो प्राय छायादार व नम स्थानों पर उगते हैं। इन्हें भी दो संवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। लीवरवर्ट, इसमें निम्न श्रेणी के बायोफाइट्स हैं, या मार्केशिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और दूसरा है मॉस, उस श्रेणी के बायोफाइटा है, और फ्यूलेरिया इसका प्रमुख या इसका बेस्ट उदाहरण है। तीसरी प्रकार के होते हैं टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा। ये उस श्रेणी के अपुष्पी पादप होते हैं जिनमें जड़, तना व पत्तियां पाई जाती हैं। यद्यपि ये संवहनीय पादप होते हैं, किंतु इसमें संतति जनन उपयुक्त असंवहनीय पादपों के समान ही होता है। इस संवर्ग के पादप प्राय शाकीय होते हैं तथा नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। फर्न, क्लब मॉस व हॉर्टिक इसके प्रमुख उदाहरण है। दूसरी तरह के होते हैं पुष्पी पादप, जिन्हें फ्लोरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। इस उपजगत के पादपों में पुष्प पाए जाते हैं तथा ये बीजों के द्वारा संतति जनन करते हैं। इन संवहनीय पादपों को बीजों पर पाए जाने वाले आवरण के आधार पर दो संवर्गों में रखा जा सकता है। पहला अनावृत बीजी और दूसरा अनावृत बीजी के भी दो भाग हैं, साइकेड्स व कॉनिफर्स। और आवर्त बीजी इस श्रेणी के पादपों में बीज वातावरण आवरण से ढका रहता है। ये सबसे उस श्रेणी के पादप है जिनमें अत्यधिक भिन्नता या विविधता पाई जाती है। इनमें सुविकसित जड़, तना, पत्तियां तथा पुष्प मिलते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार टेक्सोनॉमिकल आकार की वर्गीकरण के आधार पर पादपों की जो कम्युनिटी है, पादपों का जो समुदाय है, वो बनता है। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत किस प्रकार पादप कम्युनिटी या पादप समुदाय अलग अलग आपके भागों में विभक्त है या किस प्रकार ये विविधता लिए हुए है। पादपों को बाह्य या आंतरिक संरचनाओं पर उनके वातावरण या पारिस्थितिकीय वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। वनस्पति के पारिस्थितिकीय वर्गीकरण का भौगोलिक दृष्टि से अधिक महत्व है। विशिष्ट भौगोलिक वातावरण में विशेष प्रकार की वनस्पति ही पनप पाती है। प्रत्येक स्थान की वनस्पति वहां के पर्यावरण से निरंतर अनुक्रिया करती हुई समायोजित बनाए रखती है अपने आप को। पादपों में स्वयं को स्थानीय वातावरण से समायोजित करने का सामर्थ्य होती है, जिसे वे अनुकूलन कहते हैं। पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत हम पहला जो पॉइंट ले रहे हैं, किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है, वो है सबसे पहले समोद्विद या मीजोफाइट्स। वातावरण की सामान्य परिस्थितियों में समोद्विद या समोद्विद पादप मिलते हैं, अर्थात जिन स्थानों की जलवायु ना तो बहुत शुष्क और ना ही बहुत नम है तथा ताप और वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता भी साधारण होती है, इन पादपों की शारीरिक रचना भी साधारण होती है। गेहूं, चना, मक्का आदि फसलें तथा चीड़, सागवान, आम, ओक, महोगनी, जामुन, शीशम आदि इस वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरी प्रकार के होते हैं जलोद्विद या हाइड्रोफाइट्स। ये पादप पूर्णतः या आंशिक रूप से जल में या जल संतृप्त मृदा में उगते हैं। सिमोंस के शब्दों में जल में या जल के निकट आवास वाले पादप जो अपने पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित कर चुके हैं, जलोद्विद कहलाते हैं। इन पादपों में मूल तंत्र का या तो अभाव होता है या जड़ें अविकसित
होती हैं। इनके प्राय लंबे, पतले, मुलायम तथा स्पंजी होते हैं। इनके जो तने हैं वो प्राय लंबे, पतले, मुलायम तथा स्पंजी होते हैं। जलीय पादप प्राय बहुवर्षीय होते हैं। उत्तकों का स्पंजी होना इसका सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण है। वायु, जल तथा जलीय मृदा से संबंध के आधार पर जलीय पादपों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है निमग्न पादप या सबमर्ज्ड प्लांट। दूसरा है प्लावी पादप या फ्लोटिंग प्लांट। और तीसरा है जल स्थलीय पादप या एम्फीबियस प्लांट्स। और तीसरी प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो कहलाते हैं शुष्कोविद या जीरोफाइट्स। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु दशाओं में पाए जाने वाले पादपों को शुष्कोविद या मरुद्भिद भी कहते हैं। ऐसे वातावरण में मृदा में जल का अभाव होता है या बहुत कम होता है। उच्च तापक्रम, न्यून आर्द्रता, तीव्र वायु प्रवाह आदि इसके साथ मिलकर वातावरण को शुष्क बना देते हैं और ये पादप शुष्क तथा विषम परिस्थितियों में भी रहने के लिए अनुकूलन कर लेते हैं। इन पादपों की जड़ें भूमि में काफ़ी गहराई तक फैली हुई तथा शाखीय होती हैं। प्राय पौधों में पत्तियां काफ़ी छोटी व मांसल होती हैं ताकि जल की हानि कम से कम हो। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा शुष्काशय करने की क्षमता और जीवन चक्र के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है: अल्पकालिक पादप, गूदेदार पादप और अमांसलीय पादप। चौथी प्रकार के जो पादप होते हैं वो कहलाते हैं लवणोविद या हेलोफाइट्स। ये पादप ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जल के या मृदा में खनिज व लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये शुष्कोविद तथा जलोदविद पादपों के मिले जुले लक्षण रखते हैं। अत्यधिक लवण पादप के लिए हानिकारक होते हैं, किंतु लवणोविद पादप अपने विभिन्न या विशिष्ट लक्षणों के कारण अनुकूलित हो जाते हैं। ये प्राय समुद्र तटीय दलदली भागों में अधिकतर पाए जाते हैं। मैंग्रोव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मत्स्यों के लवणीय भागों में पाए जाने वाले झाऊ, डेमेरिक्स आदि भी इसके अच्छे उदाहरण हैं। अन्य जो वर्गीकरण आकार व आकृति के आधार पर पादपों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है शाख या हर्ब्स, दूसरा है झाड़ या श्रब्स और तीसरा है वृक्ष या ट्री। पादपों को उन्हें जीवन चक्र के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है 1 वर्षीय, दूसरा है द्विवर्षीय, तीसरा है बहुवर्षीय। रैंकियर ने पादपों को जीवन रूपों के आधार पर वर्गीकृत किया। पूर्व में हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं और इस प्रकार हम अब ये देखते हैं कि जो 2 कारक है दबाव और अवधान के आधार पर पादपों को वर्गीकृत भी किया जा सकता है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम अगला जो चैप्टर है वो लेंगे, वो है फैक्टर अफेक्टिंग फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। धन्यवाद।